जगह पर न्यूज स्ट्रीट पहुंचा। पारीछा डैम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। यूपी पुलिस फिर से पारीछा डैम पहुंची थी और पुलिस ने घटनास्थल यानी कि एनकाउंटर स्पॉट का निरीक्षण किया है। न्यूज स्ट्रीट के एनकाउंटर पर एक्सक्लूसिव पड़ताल। न्यूज स्ट्रीट ने जिस गोली को दिखाया, पुलिस वालों ने उस गोली को कब्जे में लिया है। न्यूज स्ट्रीट की अपील पर एक्शन हुआ। एक बड़ा सबूत ये गोली साबित हो सकती है। और न्यूज स्ट्रीट की पड़ताल में बुलेट मिली थी जो एक विदेशी असलहे से फायर की गई थी। जिन 2 विदेशी असलहों का जिक्र खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी किया था। और सीधा रुख करेंगे झांसी का एनकाउंटर स्पॉट से। हमारे साथ संवाददाता राहुल डबास लाइव कनेक्ट है। राहुल, न्यूज स्ट्रीट की खबर पर मुहर भी एक तरह से ही है, क्या कुछ तस्वीर वहां दिखी आपको? निश्चित तौर से बड़ी मोहर है और हम उसी ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि असद 11:35 पर यहीं पहुंचा था अपने शूटर साथी के साथ, यानी गुलाम के साथ। और जो ये आपको गड्ढा नजर आएगा, यहीं पर ही डिस्बैलेंस होकर के बाइक गिरी थी और उसके बाद एनकाउंटर की शुरुआत हो गई थी। लगभग 12 जवान, जिसमें से 2 अधिकारी थे एसटीएफ के, उन्होंने घेर लिया था। और ये स्थिति ऐसी है कि यहां से बचना बेहद मुश्किल था, क्योंकि अगर पूरे के पूरे डेमोग्राफी की बात करें, क्योंकि इलाका बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से जितने भी पेड़ पौधे हैं तमाम कटीले पेड़ पौधे हैं। बीहड़ का क्षेत्र है, यहाँ से चंबल की भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। बुंदेलखंड का पूरा इलाका है, 23 किलोमीटर शहर पड़ता है अगर सिटी की बात करें। और ये पूरा इलाका ऐसा था कि जहां से निकल नहीं सकते थे। इसके बाद 2 ही विकल्प थे असद के पास, या तो वो गोली चलाए या आत्मसमर्पण करे। जो हमें पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, उसने गोली चलाने की शुरुआत की, जिसके बाद पुलिस की तरफ से एसटीएफ की तरफ से गोलाबारी हुई। और उसमें हमारे पास न्यूज स्टेट न्यूज नेशन के पास वो बुलेट भी थी जो खून में सनी हुई थी। जिसके बाद जब हमने अपील की कि हम इसे छूना नहीं चाहते हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आ जाए हमारे, और हमने अपील बिल्कुल राहुल, दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं वो बुलेट की तस्वीरें जिसको आपने एक लकड़ी से दिखाया है, लेकिन वो एक तरफ लगातार हम वो बुलेट की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल राहुल डबास ने वो बताया। और उसके बाद पुलिस ने उस बुलेट को खोखे को कब्जे में भी लिया है। राहुल, देखिए उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, नई जानकारी जोड़ना चाहूंगा कि पुलिस ने कहा था कि लगभग 45 से लेकर 48 राउंड्स की फायरिंग हुई। और वही स्थिति हमें कैसे नजर आ रही है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम ने बहुत सारे बुलेट्स के खोल को लेकर चले गए। जो एक खून में सना हुआ था वो न्यूज नेशन न्यूज स्टेट ने बताया, उसे लेकर चले गए। लेकिन अभी भी अगर हम बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर कई ऐसे खोल है। इसमें चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सुभाषन इस पे फोकस करके दिखाए कि अभी भी मौकाए वारदात पर ऐसे कई बुलेट्स के खोल हैं, राउंड्स का शेल है जो अभी भी बचे हुए हैं। यानी ऐसे में सवाल उठता है कि कितने राउंड्स की फायरिंग हुई होगी, किस तरह की फायरिंग हुई होगी कि फॉरेंसिक टीम आकर चली गई, कई नेशनल चैनल चले गए, लेकिन न्यूज नेशन ने न सिर्फ वो गोली निकाली जो खून में सनी हुई थी, उसके अलावा कई बुलेट्स के राउंड्स अभी भी यहां पर है। और हम चाहेंगे, न्यूज स्टेट के जरिए अपील करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की फॉरेंसिक टीम को इस एरिया में आए, आकर के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करे और जितने भी राउंड्स हैं वो निकाले। क्योंकि अभी तक जो पॉलिटिकल सवाल है इस एनकाउंटर पे, वो क्या खड़े किए जा रहे हैं, वो ये है कि एनकाउंटर सही था या फेक था। ऐसे में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि 40 से 45 राउंड चले, 48 से 47 राउंड चले और उसमें से कई बुलेट्स ऐसी चली जो फॉरेन मेड रिवॉल्वर से थी, वो रिवॉल्वर जो असद के पास था, जो गुलाम के पास था, तो साबित हो जाएगा कि ये एनकाउंटर पूरी तरीके से सच है। और उसी की तफ्तीश हम यहाँ पे लाइव करते हुए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी कई ऐसे राउंड्स हैं, कई ऐसे राउंड्स के खोखे हैं, खोल है जो यहाँ पर मौजूद है। इसे भी हम डंडी से छू रहे हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम आती है, उसके बाद न्यूज नेशन दिखाता है और उसके बाद अभी भी कई ऐसे राउंड्स हैं जो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। यानी अभी भी जरूरत इस बात की है, हम लगातार अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से, फॉरेंसिक टीम से कि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके उसी तरीके से जांच कीजिए जिस तरीके से एनआईए जांच करता है, ताकि जो सबूत मांगे जा रहे हैं वो सबूत एनकाउंटर को लेकर दिए जा सके। क्योंकि अभी भी ग्राउंड जीरो पे लाइव कवरेज के दौरान हम आपको बुलेट्स के खाली राउंड दिखा रहे हैं। जी राहुल, जानकारी ये थी कि कुछ देर पहले पुलिस पहुंची थी, जो उसके पहले आपने खोखे दिखाए थे उनको कब्जे में लिया गया है। क्या पुलिस को ये सारी चीजें नहीं दिखी वहां, या थोड़ी अभी लूपहोल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर?
देखिए लूपहोल्स भी दिख रहे हैं और ये भी है कि आपको जरूरत इस बात के, जैसे एनआईए जांच करता है, जिस तरह से सीबीआई जांच करती है, उसी तरह की जांच की जरूरत है। इसमें सिर्फ डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है कि पूरे इलाके को सबसे पहले कॉर्डन ऑफ किया जाए। कॉर्डन ऑफ करने के बाद वहां पे बारीकी से जांच की जाए, ताकि जितने राउंड्स कहा जा रहा है, जो 45, 47, 48 राउंड्स कहा जा रहा है, जब तक वो बरामद नहीं हो जाते तब तक उस चीज की जांच की जाए। और इसी तरीके की जांच हमने दिल्ली में देखा है, कई जगह एनआईए में देखा है, तो वैसी जांच होने की जरूरत है। क्योंकि आपको लाइव दिखा रहे हैं और दोबारा एक बार तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से अभी भी यहां पर जो बुलेट के राउंड्स हैं वो मौजूद है। और हम लगातार अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक टीम से, पुलिस विभाग से, कि इस इलाके की कड़ाई से जांच होनी चाहिए और जितने भी सबूत है, क्योंकि ये सबूत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि कई तरह के सवाल पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उठाए जा रहे हैं। उन पॉलिटिकल वेंडेटा का ये जवाब है जो हम लाइव दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट के जरिए। तमाम उत्तर प्रदेश के देश के दर्शक देख पा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका राहुल। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट आप देख रहे थे और उन्होंने जानकारी लाइव भी ये दी। कई सारे ऐसे खोखे, देखिए एक आप तस्वीर देखिए, लालगिरी में वहां खोखा पड़ा था और उसके बाद भी कुछ ऐसे खोखे वहां पर पड़े हुए हैं। अतीक अहमद ने जिस अपराध के साम्राज्य को तैयार किया, जेल में बंद होने के बाद उसकी बादशाहत को संभालने का जिम्मा अपने बेटे असद को दे दिया था। उसने पिता को सुकून देने की खातिर बेटे असद ने पिता के राह के कांटे को हटाया, यानी कि उमेशपाल की हत्या की, तो अतीक बहुत खुश हुआ। लेकिन इस खुशी की मियाद लंबी नहीं थी और अतीक की सारी खरतूत सूद समेत उसे लौटानी पड़ी। झांसी में एनकाउंटर में असद मारा गया और आज उसे प्रयागराज में दफन किया जाना है। हालात ये हैं कि कौन उसे दफन करेगा, इस पर संशय है, क्योंकि पूरा परिवार या तो जेल में है या फिर फरार है। मां शाइस्ता परवीन क्या सरेंडर करेगी, बड़ा सवाल है। और वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेशपाल हत्याकांड के अहम आरोपी असद को प्रयागराज के कचारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाना है, जो अतीक का पुश्तैनी कब्रिस्तान रहा है। अतीक के वालिद हाजी फिरोज अहमद और मां सालतार बेगम की कब्र के बगल में अतीक के तीसरे बेटे असद को भी दफन किया जाएगा, जहां उसकी कब्र खोदी गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में और यहाँ पर आप देखें तो एक कब्र खोदी जा रही है और कब्र खोदने वालों की एक टीम यहाँ पर है जो एक कब्र खोद रहे हैं। और ये कब्र अतीक अहमद के बेटे, तीसरे नंबर के बेटे असद के लिए खोदी जा रही है। और आप देखें तो करीब 2.5 से 3 फीट तक ये कब्र खोदी जा चुकी है। हमारे साथ जो कब्र खोदने वाली टीम है उसके टीम लीडर हैं ये जानू खान, उनसे बात कर लेते हैं। जानू, ये बताएं कि किसकी कब्र यहाँ पर खोदी जा रही है? अतीक रंतत के लड़के के असद की, अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की। जी असद अहमद की। आपको किसने बोला था ये कब्र खोदने? हमारे पास फोन गया था, अब उनका नाम नहीं मालूम, फोन पे बात हुई है और वो हमको आके सुबह जगह दिखाई ने और उसके बाद जगह दिखाने के बाद ये कब्र खोदना स्टार्ट हो गया। और जब मिट्टी दफन हो जाएगी, मिट्टी दफन होने के बाद हम उनको फोन करेंगे, वो पैसा वो हमको देंगे। अब मिट्टी भी आई नहीं और जब मिट्टी आएगी तो फिर उसके बाद जो है गुस्ल कराया जाएगा, हमारे लोग जैसे होता है गुस्ल कराया जाएगा। उसके बाद जो है मिट्टी वहाँ घर से चलेगी, यहाँ जो है जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ के बाद में जो दफन किया जाएगा। कब्रिस्तान लाने से पहले असद के शव को चकिया स्थित अतीक के पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहाँ गवारा तैयार किया गया है। यहीं से उसके शव को कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। असद के जनाजे की तैयारियां पूरी हो रही हैं। उसके घर यहाँ तमाम जो पुश्तैनी घर है जिसको ढहा दिया गया था, उसी घर में यहीं से वो जनाजा उठेगा। यहाँ तक आना है झांसी से। कल असद अपने साथी गुलाम अहमद के साथ, दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था, एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। यहाँ ये देखिए ये गवारा है जिसको साफ किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, जिसको ये यहाँ लाया गया है मस्जिद से। अमूमन ये लाया जाता है गवारा, इसी में जब यहाँ से कब्रिस्तान तक का सफर तय होता है, यानी जो आखिर
असद को दफन करने की यहाँ पूरी तैयारी तेज कर दी गई है। खबर खोदी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह कसारी मसारी से प्रयागराज के जुड़ चुके हैं। धुमनगंज थाने से हमारे साथ संवाददाता अविनाश सिंह कनेक्ट हैं और साथ ही अतीक के घर के पास से हमारे संवाददाता सुशांत मौजूद हैं। विनीत दुबे हमारे साथ संवाददाता झांसी से जुड़ चुके हैं, लेकिन साथ ही वेदभूषण शर्मा सर पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ कनेक्ट हैं। वेदभूषण सर, पहला सवाल आपसे ही, हमने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। इस वक्त भी जब हम आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं उस वक्त भी एनकाउंटर स्पॉट पर कई सारे खोखे पड़े हुए हैं, एक तरह से लावारिस हालत में कह लीजिए। क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या नहीं हो रही है वहां? कि आयुषी ये जो खोखा रहा है ये रहना नहीं चाहिए था। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में चूक मान सकते हैं आप इसको, परंतु चूंकि पुलिस के पास में बहुत सारे इस टाइम पर जिस तरह का ये बवाल उठा है, सारे पॉलिटिकल इश्यूज खड़े हो रहे हैं, एनकाउंटर को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये कानूनी रूप से जायज था या इसका कोई दूसरा तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो जो तमाम सवाल हैं उनमें पुलिस उलझ गई है और इससे निकल जाएगी। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको याद होगा विकास दुबे के केस में उठे थे और बहुत सारे केसेस में जहां भी एनकाउंटर हुए वहां पर सवाल उठते हैं, क्योंकि इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच होती है, जिसकी मजिस्ट्रियल जांच यूपी की जो सरकार है वो कराएगी, उनकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है और वो उससे बंधे हुए। उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी जब भी एक एनकाउंटर होते हैं या जिनको आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कह सकते हैं, उनकी एक रिपोर्ट भी एनएचआरसी जाती है और एनएचआरसी यदि ठीक समझती है तो खुद भी अपनी एक टीम उस जगह पर भेजती है जहां पर वो एलिगेशंस है कि फेक एनकाउंटर। तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं अभी उनसे पुलिस को निकलना है। और ये जो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि वायलेंस इज मेटेड टू बी वायलेंस, देयर इज नो अदर वे टू कंटेन इट। वायलेंस को कंटेन करने का एक ही तरीका है, वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया जाए, जो यूपी पुलिस ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया। जिस तरह असद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, आपको याद होगा उमेश पाल जब हत्याकांड हुआ था 2 पुलिस वाले भी उसमें मारे गए थे। वो जब कानून को तोड़कर और तमाम पुलिस वालों को मार देते हैं, उमेश पाल को मार देते हैं, तब उस टाइम कोई सवाल पैदा नहीं करता कि कौन से कानून के सहारे उन्होंने ये मर्डर किए। आज पुलिस पर सवाल क्यों पैदा किए जा रहे हैं? क्योंकि पुलिस ने तो कानूनी रूप से उनको अपनी जो ड्यूटी निभाते हुए किया है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का अधिकार इस देश का कानून देता है, कोई समाजवादी पार्टी या और कोई पार्टी नहीं देती, इस देश का कानून देता है। और ये तो एक ऐसा अपराधी था जिसके ऊपर 5 लाख रुपए इनाम था, पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ था। और इसके साथ हमने देखा असद किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, उसी की गोली से एक तरह से ये भी माना जा रहा था कि उमेश पाल की जान गई चल रहा है, फायरिंग कर रहा है। बिल्कुल सर, अब बने रहिए वेदभूषण सर, और जानकारी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अतीक के घर से हमारे साथ संवाददाता मानवेंद्र जुड़े। वहां क्या हलचल दिख रही है मानवेंद्र? क्या अतीक के रिश्तेदार जो पहुंचने वाले थे वहां वो मौजूद हैं? जी देखिए, रिश्तेदारों की तो पहचान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया है कि वो अतीक अहमद का रिश्तेदार है। लेकिन लोगों का मजमा यहाँ पर भीड़ जुटी है और आज चूंकि जुमा भी है तो जुमे की नमाज जो होती है उसके बाद भी लोग बीच बीच में यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम कहें तो कफन दफन की यहाँ पर तैयारी चल रही है असद की। आप देखें तो यहाँ पर जो सामान जो यूज होता है कफन में, आप यहाँ देखकर ये यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है और उधर वो गवारा रखा हुआ है। यहाँ पर असद के शव को लाया जाएगा, नहलाया जाएगा, फिर उसी गवारे में उसको कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा। और नमाज जनाजा भी होता है, जनाजे की नमाज होती है, वो भी यहाँ पर अगर शव आता है तो उसको भी अदा किया जाएगा। जो सभी रस्म है उसको पूरा करने के बाद जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। लेकिन लोग हैं अड़ोस पड़ोस के, जी देखिए लोग मोहल्ले के हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार जो है क्योंकि मीडिया का भी जमावड़ा है यहाँ पर, तो इस वजह से लोगों की भीड़ बीच बीच में जुट जा रही है। तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात की, उनका कहना है कि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ वो गलत था, लोगों को असद को नहीं मारना था, असद जो है अभी कम उम्र का था। तो इस तरह से बीच बीच में लोग अपनी नाराजगी भी यहाँ पर जताते हैं। हालांकि खुल करके कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर अभी फोर्स की भी तैनाती नहीं है, कुछ महिलाएं भी जमा है। उनका कहना है कि रमजान का महीना चल रहा है, यहाँ पर जब आते थे तो आमतौर पर यहाँ पर इस घर से उनको तमाम जो है सौगातें मिलती थी, तमाम जो अतीक अहमद की तरफ से खाने पीने की और तोहफे की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर एक तरह से जो असद का जो कह सकते हैं यहाँ से शव ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं, ये बताएं कि किस तरह से देख रहे हैं पूरी घटना।
घटना तो सब पूरी सजी सजाई हो रही है, प्री प्लानिंग हो रही है। बस जो काउंटर हुआ और जो वो उमेश पाल हत्या हुई, सब में कुछ प्री प्लानिंग है, क्योंकि जब तक अदालत हमारी साबित नहीं करती तब तक कोई इस तरह का इंसाफ नहीं होता। और रहा सवाल माफिया, और तो माफिया बहुत से हैं, तो अगर माफियाओं की लिस्ट बना ले कल सरकार ना, से जुड़े तो जो माफिया में कितनी आसपास लिस्ट के में सब लोग की राय नाम थोड़ी सी अलग जरूर है, लेकिन क्या कहेंगे? लौटते मानवेंद्र आपके पास लौटेंगे। हम लोग क्या मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ। विनीत, सवाल ये है कि क्या अतीक से जुड़े जो बताया जा रहा था कि असद के मामा और नाना वहां पहुंच सकते हैं, इसी तरह से गुलाम की जो पत्नी है वो पहुंचेगी डेड बॉडी क्लेम करने के लिए, उसके बारे में कोई अपडेट है क्या? देखिए, बिल्कुल मैं आपको अपडेट दे देता हूं। ताजा अपडेट ये है कि अभी यहां पर झांसी के एसपी ज्ञानेंद्र जोग सिंह हैं, वो यहां पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कहा है कि असद के जो मामा हैं, जो नाना हैं, वो और उनके परिवारीजन, इसके साथ साथ गुलाम के जो परिवारीजन हैं, ये दोनों इस समय प्रयागराज से रवाना हो चुके हैं और देर शाम 6 से 7 बजे तक वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद बॉडी को वो क्लेम करेंगे और उनके सुपुर्दगी में करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा। 7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास उनको बॉडी सुपुर्द कर दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 बजे जब वो यहाँ से चलेंगे तो 6 से 7 घंटे का वक्त और प्रयागराज जाने में उनको लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो तैयारी आज वहां पर की जा रही है, वो कफन दफन की तैयारी जो है वो कल वहां पर की जाएगी, क्योंकि कल जब दोनों ही जो सब हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। तो अभी ताजा अपडेट यही निकल कर आ रहा, सुबह से असमंजस की स्थिति थी। झांसी पुलिस अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि अगर वो लेने नहीं आते, क्लेम नहीं करते हैं, कोई पर्सन ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, तो हम स्वयं यहां से बॉडी को जो है वो प्रयागराज पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन अब ताजा अपडेट यही है कि झांसी अधिकारी इस बात को, पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि उनके परिजन वहां से चल दिए हैं और देर शाम तक यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद बॉडी को जो है उनके हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर भी अपने आप में है, जो विनीत बता रहे हैं कि शाम तक असद के मामा और नाना गुलाम की पत्नी यहाँ डेड बॉडी क्लेम करने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे साथ सुशांत भी लगातार है, उमेश पाल के घर से मौजूद है सुशांत, वहां क्या हलचल देखी जा रही है? और कल जो बातचीत में डर जाहिर किया गया था, अतीक बदला ले सकता है, इस तरह की भावना जयापाल और शांति देवी के मन में थी, अब क्या उसमें बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं से ये वजह है कि आज उमेश पाल के घर में एंट्री किसी की भी नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया की भी एंट्री बैन कर दी गई है। हम जहाँ पर खड़े हैं ये वही जगह है जहाँ पर कि शूट आउट हुआ था और इस गली से आगे उमेश पाल का घर है। पर पुलिस का कहना यह है कि फिलहाल आप जो है उमेश पाल के घर तक नहीं जा सकते। आप तस्वीरों में देखिए कि पुलिस जो है गली पर लगातार पहरा दे रही है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति इस समय नहीं दी जा रही है। कोई भी इस गली से उमेश पाल के घर तक बिना पुलिस के परमिशन के नहीं जा सकता, या फिर उसका घर का कोई मेंबर हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। और ये वही जगह है जहां पर कि शूट आउट हुआ था। इसी दुकान से निकल करके जो गुलाम है वो निकलता है टोपी पहने हुए और शूट करता है, यहाँ पर है। और ये जो सीसीटीवी कैमरेज आपको ऊपर दिख रहे हैं और इन सीसीटीवी कैमरेज में ये पूरी तरीके से ये जो वारदात है वो रिकॉर्ड हो गई थी। तो आज जो है नया अपडेट ये है कि उमेश पाल का परिवार फिलहाल अभी किसी से नहीं मिलना चाहता। मीडिया की भी अभी उमेश पाल के घर के अंदर एंट्री बैन कर दी गई है और बिना पुलिस के परमिशन के इस गली से होकर के उमेश पाल के घर तक कोई नहीं जा सकता। तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप देखिए यहाँ पर भी उमेश पाल के घर के चारों तरफ यहाँ पर जो पुलिस जो है लगातार यहाँ पर पहरा दे रही है। एसआई के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी लगातार बैठे हुए हैं। तो पुलिस का जो मुस्तैदी है, पुलिस के जवान जो है उसे और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर दुमनगंज थाने से हमारे साथ लगातार अविनाश बने हुए। अविनाश, अशरफ और अतीक से लगातार पूछताछ भी जारी है। हम वो सवाल जवाब का सिलसिला भी ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या अतीक वहां जो गुजारिश कर रहा था कि एक बार उसे असद का चेहरा दिखा दिया जाए, असद की मम्मी से मिलने की जो बात सामने आ रही थी, उसको लेकर कोई अपडेट है? देखिए, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है जब अतीक अहमद से पूछताछ यहां पर चल रही है। कल रात तकरीबन 11:15 बजे के आसपास अतीक और उसके भाई अशरफ को यहां पर लाया गया था और तब से लेकर अब तक जो पुलिस की स्पेशल टीम है वो अतीक और उसके भाई से लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, एक बार सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, चूंकि ये धूमनगंज थाने की तस्वीर है। थाने के दोनों तरफ है, चूंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और दोनों ही बैरिकेड्स पर भारी पुलिस बलों को तैनात किया गया है। तो भारी सुरक्षा के बीच यहां पर अतीक और
उसके भाई से पुलिस की पूछताछ जारी है। देखिए, ताजा अपडेट ये है कि अब से थोड़ी ही देर पहले एसटीएफ की एक टीम यहां पर पहुंची है। चूंकि देखा जाए तो इस पूरे ऑपरेशन को एसटीएफ ने ही अंजाम दिया है, तो एसटीएफ की टीम यहां पर थोड़ी देर पहले पहुंची है और एसटीएफ की टीम भी अब अतीक और उसके भाई से पूछताछ कर रही है। देखिए, अगर हम सवालों और जवाबों की बात करें तो कल रात से लेकर अब तक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो पुलिस के सवाल थे वो अतीक अहमद और अशरफ के सामने रखे जा चुके हैं। और महत्वपूर्ण देखिए जानकारी ये भी है कि दोनों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग कमरों में बिठाकर पुलिस की पूछताछ, अभी तक जो पुलिस की पूछताछ हुई है अलग अलग कमरों में दोनों को बिठाया गया है और वहां पर बारी बारी से दोनों के सामने सवालों की फेहरिस्त रखी जा रही है। मसलन उसमें कई ऐसे सवाल हैं जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो शाइस्ता परवीन से जुड़े हैं और कई ऐसे सवाल हैं जो इस केस के जो फरार आरोपी हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या जो रिमांड अर्जी में जिक्र था अविनाश, एक बड़ा खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान अबू सलीम और आईएसआई लश्कर तैयबा जैसे संगठनों से भी, आतंकी संगठनों से भी इसके लिंक्स जुड़े हो सकते हैं, वो सवाल भी रखे जा रहे हैं क्या इनके सामने? बिल्कुल, देखिए जो रिमांड कॉपी थी उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र था कि ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे अतीक अहमद के लिए और जो इसके सप्लायर थे वो उन हथियारों को अतीक तक पहुंचाते थे। तो जाहिर सी बात है कि इन सवालों को भी अतीक और उसके भाई अशरफ के सामने रखा गया है, क्योंकि देखिए अशरफ वो व्यक्ति है जो अतीक के पूरे साम्राज्य को हैंडल करता था, अतीक के पूरे साम्राज्य को मॉनिटर करता था। तो दोनों से अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि आईएसआई कनेक्शन को लेकर भी अतीक अहमद से सवाल पूछे गए, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण यह है कि अतीक अधिकतर सवालों का जवाब ना में दे रहा है। चूंकि असद को लेकर उससे सवाल पूछा गया, उमेश पाल शूटआउट को लेकर उससे सवाल पूछा गया, जेल के अंदर आईफोन कैसे पहुंचा उसको लेकर सवाल पूछा गया, पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और साथ में अधिकतर सवालों का जो जवाब है वो ना में दे रहा है। ये भी पूछा गया कि क्या शाइस्ता परवीन के बारे में तुम्हें कोई जानकारी? बिल्कुल वेदभूषण सर, ये आतंकी एंगल जो है खास करके पाकिस्तान से जुड़ा एंगल, ये कितना अहम हो जाता है और इससे नेक्सस इसका कितना बड़ा हो जाता है? देखिए, कल जो असद का जब एनकाउंटर हुआ, जो असला मिला, आर्म्स एंड एम्युनिशन मिला है, वो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो इम्पोर्टेड आर्म्स है और वो आम दुकान पर अवेलेबल नहीं होते, ना आम आदमी को मिलते हैं। इसलिए शुरू से हमारा कहना ये है कि ये जो पूरा गैंग है, चाहे अतीक का पूरा परिवार है, ये आईपीसी सीआरपीसी से ऊपर है। इनके लिए अलग तरह का कानून चाहिए था, अलग तरह का न्याय चाहना चाहिए था और वो ही न्याय दिया गया। ये जो आईएसआई से लिंक नजर आ रहे हैं, इसके पीछे एनआईए जरूर जांच करेगी कि ये जो असला था किस तरह से पंजाब से आया या किसी और माध्यम से आया। वो भी तमाम चीजें खंगाली जाएंगी, उसकी जानकारी हासिल की जाएगी। परंतु जिस तरह से इनसे जुडिशरी भी डरती है, इनसे पुलिस वाले तो छोड़, उस टाइम जब ये पूरे पीक पर थे उस टाइम वहां के एसपी और डीआईजी भी डरते थे इन लोगों से। जुडिशरी जो यूपी की हाई कोर्ट है वो कई बार केस लेने से मना करते थे कि हम इस केस को नहीं लेंगे, क्योंकि उनका इसका दबाव इतना था, प्रेशर इतना था कि 5 टाइम वहां से समाजवादी पार्टी का एमएलए रहा, पैसे से दबंग था। 1168 करोड़ की प्रॉपर्टीज अब तक इसकी पता लगी है, 50 शेल कंपनी है, 75 लाख रुपए कैश घर से मिला है और तमाम तरह की जो सैकड़ों की तादाद में जो रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टीज के कागज मिले। तो आप सोचे कि ताकत के बाहुबली तो था ही था, पैसे से भी धनाढ़ था और कम पढ़ा लिखा आदमी था, तो इसलिए उसमें बुद्धि नहीं थी। वो अपने एक तरफ ही उसकी निगाह रहती थी कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, तो उसने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बिल्कुल ये 45 साल में ये आपराधिक साम्राज्य जो खड़ा किया वो अब खसक रहा है, एक तरह से बुलडोज कर दिया है सरकार ने। आखिरी सवाल मानवेंद्र आपसे, चूंकि लगातार जैसा जानकारी विनीत ने दी है कि डेड बॉडी पहुंचने में देर हो सकती है, कल सुबह तक का वक्त लग सकता है, ऐसे में जिस तरह से वहां भीड़ बढ़ रही है, ये लोकल प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कल सुबह तक हैंडल करना, और उसके बाद जब तक जनाजा निकलता नहीं है, उसे दफन नहीं किया जाता तब तक के लिए? देखिए, इस तरह के मामलों में हम लोगों ने देखा है कि पुलिस कई बार जो शव होता है वो परिवार वालों को हैंडओवर नहीं करती और खुद अपनी कस्टडी में जो कफन दफन या अंतिम संस्कार है उसको करवाती है। और कई बार हमने देखा जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो पुलिस ने भोर में 3-4 बजे राजू पाल का अंतिम संस्कार कराया था ताकि ज्यादा लोगों की भीड़ न जुटे और उसके बाद कोई बवाल न हो, क्योंकि लोग जब इकट्ठा होते हैं मोहल्ले पड़ोस के और सपोर्टर्स तो हंगामा और बवाल की संभावना होती है। कई बार लोग शव रख करके प्रोटेस्ट भी करते हैं, तो इस लिहाज से ऐसा लगता है कि कल देर रात तक शव आए और भोर में बहुत सुबह
कह सकते हैं कि 3-4 बजे के आसपास परिवार के कुछ लोगों को ले जा करके जो कफन दफन है उसको करवाया जाए, क्योंकि लोगों की अगर भीड़ यहाँ पे शव लाया जाता है तो निश्चित तौर पर जुटेगी। तो इस बात की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, वक्त कब है अविनाश? क्या प्रयागराज पुलिस पंजाब भी ले जा सकती है अतीक को, जो हथियारों वाला एंगल था उसके लिए? बहुत संक्षेप में छोटा सा जवाब। बिल्कुल, देखिए ये हथियारों का एंगल सामने आने के बाद एटीएस की टीम भी यहां पर पहुंची थी और एटीएस की एक राउंड अतीक से पूछताछ हो चुकी थी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जरूरत पड़ने पर अतीक को पंजाब ले जाया जा सकता है। चूंकि देखा जाए तो ये एक बड़ा खुलासा है आईएसआई से कनेक्शन की जो बात सामने आई है। अविनाश, सुशांत, मानवेंद्र और विनीता, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वेदभूषण सर, आपने तमाम जानकारी दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो असद की डेड बॉडी क्लेम करने के लिए परिवार के लोग शाम तक पहुंचेंगे, जानकारी यानी कि कल सुबह तक उसे दफन किया जा सकता है, ये जानकारी फिलहाल। खबरें लगातार जारी है।